सभी को नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़ पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम से। जैसा कि आप सभी ने देखा है, हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था की सीरीज़ में हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7, जिसमें हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड ठोस के विद्युतीय और चुंबकीय गुण देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण। तो होते क्या है? इलेक्ट्रॉनों या धन छिद्रों या आयनों की गति विद्युत धारा कहलाती है। जैसे हमने इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं कि जो चालकता है, जो विद्युत धारा है, उसके प्रवाहित होने का रीज़न क्या होता है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर धन कोटर, या फिर आयनों की चालकता। इलेक्ट्रॉनों से चालन एन चालन तथा धन छिद्रों में से चालन पी चालन तथा आयनों द्वारा चालन आयनिक चालकता कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत चालकता कितनी प्रकार की होती है। हमने ये देख लिया कि जो विद्युत धारा है वो किस कारण बहती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या कोटर, या फिर आयनों के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि चालकता कितनी प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट है आपका सुचालक, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत की चालकता 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, NaCl, H2SO4। सुचालक मीन सु हम कब लगाते हैं? जब कोई, हिंदी का जो उपसर्ग होता है वो कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ अच्छा होता है। तो सुचालक मीन्स कोई पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन बहुत अच्छे से करे, जिनमें सुगमता से विद्युत धारा का चालन हो, उसे हम कहेंगे सुचालक। तो इनकी जो चालकता होती है वो 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल है आपका, जनरली हम देखे ही हैं, आपके बिजली के उपकरणों में आप देखे होंगे कि कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। उसी तरह आपका एल्यूमिनियम, सिल्वर, NaCl, H2SO4, ये NaCl और H2SO4 क्या है? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये क्या है? केवल शुद्ध अवस्था में, मीन्स ठोस अवस्था में नहीं, ये जब गलित अवस्था में रहते हैं तब ये फिर विद्युत धारा का चालन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुचालक, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और इनकी चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगर माइनस में है तो आप समझ जाइए कि वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। एग्जाम्पल आप सभी देखें, जैसे करंट वरेंट का कुछ काम करते रहे तो बोला जाता है ना कि प्लास्टिक का चप्पल वगैरह पहनो, या लकड़ी के स्टूल में चढ़ो। तो वो क्योंकि प्लास्टिक है, लकड़ी है, इन सब में विद्युत धारा का चालन नहीं होता। ये सारे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। धातु में आप ले लीजिए फास्फोरस, सल्फर, हम जानते हैं ये P ब्लॉक के तत्व हैं, और P ब्लॉक क्या है? मैक्सिमम अधातु है उनमें। नेक्स्ट है हमारा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सामान्य ताप पर इनकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य होती है। इनकी चालकता 10⁻⁻9 से 10⁻² ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यहाँ पर देखिए 10⁻- से 10⁻²। जैसे हमने कुचालक में क्या देखा? माइनस में है, और जबकि चालक में हमने क्या देखा? प्लस में है। तो इस तरह अर्धचालक में हम क्या देख रहे हैं? ये माइनस से प्लस के बीच है। इट मीन्स ये सुचालक और कुचालक के मध्य की चालकता दर्शाता है। मतलब ये है कि कुछ विधियों द्वारा, ये पहले विद्युत रोधी होगा, बाद में कुछ विधियों द्वारा हम इसमें चालकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। धातुओं का बैंड सिद्धांत। अब बात आती है कि हमने यहाँ धातुओं का बैंड सिद्धांत क्यों रखा है। तो जैसे हमने 3 प्रकार के चालक देखे कि सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, जिसमें से सुचालक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो विद्युत धारा बहनी ही बहनी है। कुचालक में बहेगी ही नहीं। और तीसरा हमारा थर्ड है जो अर्धचालक, इट मीन्स वो क्या है? कुचालक रहता है, उसमें हम कुछ विधियों द्वारा चालकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि वो विधियाँ क्या क्या है। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इन तीनों में
विद्युत धारा का क्या कारण है कि किसी में चालन होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कुछ विधियों द्वारा चालन उत्पन्न किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं का बैंड सिद्धांत। ये होता क्या है देख लेते हैं। एक धात्विक क्रिस्टल के सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के पूरे क्रिस्टल परमाणुओं पर विस्थानीकृत होने के कारण धात्विक बंध बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं पूरा जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, केवल उसी परमाणु के नहीं होते, वो सारे जो अन्य परमाणु हैं क्रिस्टल में उनमें डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने बेंजीन रिंग देखा होगा 11th में, उसमें होता क्या है, इस तरह बेंजीन रिंग होती है और जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह वो क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं। उसी तरह हमारा जो क्रिस्टल होता है उसके जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे क्रिस्टल में सभी परमाणुओं के पास विस्थानीकृत होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धात्विक बंध बनता है। आगे देखते हैं, परमाणुविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं। आपने VBT MOT थ्योरी सब पढ़ा है 11th में। तो उसमें क्या होता है कि जो परमाणुविक कक्षक था, अणु बनते समय परमाणुविक कक्षक आपस में आणविक कक्षाओं का निर्माण करते हैं, कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसमें से दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नीचे की ओर जो होता है हमारा बॉन्डिंग, और दूसरा होता है ऊपर की ओर जो होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक, बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होती है इस कारण ये अधिक स्थायी होता है, और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक होने के कारण ये कम स्थायी होता है। तो होता क्या है कि अब इनकी ऊर्जाएं क्या है, लगभग जिनकी आसपास होती है वो आपस में मिलकर एक बैंड बना लेते हैं। और ये जो बैंड बनता है ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका चालन बैंड, दूसरा है आपका संयोजी बैंड। तो अब देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है आपका नीचे वाला, ये इस तरह ऊर्जा स्तर के बीच खींचा गया है। ये है आपका संयोजी बैंड। संयोजी बैंड ये जो दिख रहा है आपको इसमें डॉटेड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो संयोजी बैंड क्या होता है, भरा हुआ होता है। और यही जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये है आपका चालन बैंड। चालन बैंड क्या होता है, खाली होता है। और इन दोनों के बीच में ये जो अंतर दिख रहा है ये है आपका एनर्जी गैप। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच, चूँकि ये बढ़ते ऊर्जा स्तर पे खींचा गया है, तो संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है। और जो हमारा संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और चालन बैंड जो है वो खाली होता है। अब जब विद्युत धारा का चालन होता है तो मेन होता क्या है कि ये संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में आ जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में जाने के लिए क्या होगा, इस एनर्जी गैप को फुलफिल करना होगा। मतलब उनमें इतनी एनर्जी आनी चाहिए कि वो चालन बैंड में कूद सके। तो अब हम देखते हैं कि चालन जो सुचालक जो होते हैं पदार्थ, उनमें होता क्या है। यहाँ देखिए चालक धातु, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि संयोजी बैंड और ये जो चालन बैंड है ये ओवरलैप हो गए हैं। मत इट मीन्स यहाँ पर आपको एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दोनों क्या है आपस में ओवरलैप हो गए, अतिव्यापित हो गए हैं। तो अब अतिव्यापित हो गए हैं तो क्या होगा कि ये जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है बड़ी ही सुगमता से चालन बैंड में चले जाएंगे, और इस कारण क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसी कारण सुचालक पदार्थों में क्या होता है, चालकता जो है वो बहुत अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं कि कुचालक में क्या होता है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर ये है आपका संयोजी बैंड जो कि इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, और ये है आपका चालन बैंड जो कि खाली है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो बहुत अधिक है। इट मीन्स अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाना चाहे तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी कारण कुचालक पदार्थों में क्या होता है कि विद्युत धारा का चालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाते, इस कारण वे संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते। इस कारण कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अब लास्ट हम देखते हैं कि अर्धचालकों में क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम वही है, ये आपका संयोजी बैंड और ये है आपका चालन बैंड।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ना तो ये चालक जो सुचालक होते हैं उनकी तरह ओवरलैप है, ना ही कुचालक की तरह इनके एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इनमें क्या है, जो हमारा एनर्जी गैप है वो कम है, जिसको हम बोल रहे हैं लघु ऊर्जा स्तर। तो इस कारण क्या होता है कि यदि हम ताप दें या अन्य विधियों द्वारा इस एनर्जी गैप को और भी कम करके इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको चालन बैंड में इस तरह भेजा जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, चालकता उत्पन्न होगी। तो ये है आपका धातुओं का बैंड सिद्धांत। बस ध्यान में रखिएगा कि अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा गैप जो है वो कम है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होगा, और यदि एनर्जी गैप ज़्यादा है तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम फिर से उसी टॉपिक में आ जाते हैं। हम सुचालक, कुचालक, अर्धचालक देखे थे। धातुओं के बैंड सिद्धांत द्वारा हमने ये देखा कि ऐसा क्यों होता है कि सुचालक में करंट फ्लो होता है, कुचालक में नहीं होता, और अर्धचालकों में कुछ विधियों द्वारा हो जाता है। तो अब हम आते हैं कि अर्धचालकों में जो चालकता है उसकी वृद्धि कैसे की जाए। तो ये दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट है आपका ताप वृद्धि द्वारा। विद्युत रोधी के ताप में वृद्धि से चालकता बढ़ती है, ऐसे चालक आंतर अर्धचालक कहलाते हैं। यदि हम अर्धचालकों में ताप बढ़ा दें तो होगा क्या कि इस ताप को जो इलेक्ट्रॉन है वो अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और इस तरह हमारा जो अर्धचालक है उसकी चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो सेकेंड है वो है डोपिंग द्वारा। डोपिंग हम पिछले ही पार्ट में देख चुके हैं। डोपिंग क्या है कि कुछ ठोस क्रिस्टल में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिला दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, या तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या फिर हमको कोटर प्राप्त होता है। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाकर या धन छिद्र उत्पन्न कर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि की जाती है। अब आगे देखते हैं इसके। तो डोपिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वही कि या तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें या फिर धन कोटर उत्पन्न कर दें। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें हमको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक मिलते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या होता है। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालकता में वृद्धि की जाती है, इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, सिलिकॉन में फास्फोरस या आर्सेनिक की डोपिंग। यहाँ देखिए इस तरह, ये क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें सभी क्या है, चूंकि सिलिकॉन क्या है, चतुसंयोजी है, तो इस कारण क्या है, सभी जो सिलिकॉन है आपस में 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इस तरह क्रिस्टल में व्यवस्थित हैं। अब होता क्या है, हम अशुद्धि की अल्प मात्रा मीन्स यहाँ पर फास्फोरस या आर्सेनिक मिला रहे हैं। तो फास्फोरस और आर्सेनिक क्या है, पंच संयोजी है। इट मीन्स क्या है, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई फास्फोरस, मान लीजिए यहाँ फास्फोरस आ रहा है, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 5 में से उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या किए, अन्य 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसका खाली रह गया, क्योंकि सिलिकॉन क्या 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह 4 बॉन्ड बना लिए। तो अब बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये तो किसी से बॉन्ड बना नहीं सकता, तो अब क्या होगा, ये इस तरह फ्री रहेगा, और फ्री रह के क्या होगा, ये पूरा इस तरह क्रिस्टल में प्रवाहित होगा, और क्रिस्टलों का प्रवाह इट मीन्स कि विद्युत धारा फ्लो हो रही है। तो इस तरह यहाँ पर हम इसे कहते हैं एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चालकता बढ़ी है वो किसके कारण बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, और निगेटिव का हमने एन लिया, इस कारण हमने नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाकर। अब मतलब क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बनेगा। तो इसमें कम संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु मिलाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यह कमी धन छिद्र होल उत्पन्न करती है, यह होल चालकता में वृद्धि करता है, इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या गैलियम। तो अब सेम वही है। अब क्या है, अब जो हमने अशुद्धि मिलाई है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, इस तरह यहाँ देखिए, ये मान लीजिए एल्यूमिनियम का परमाणु है,
तो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 3 सिलिकॉन के साथ इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये जो हमारा सिलिकॉन है जो कि पहले अन्य सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन से बंध बनाया हुआ था, अब चूंकि यहाँ क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह एक खाली जगह उत्पन्न हो गई और यही खाली जगह कहलाती है हमारा कोटर या धन छिद्र। तो इसके कारण अब क्या होगा कि इसको भरने के लिए, इस खाली जगह मतलब कोटर को भरने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब वो जैसे यहाँ आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन की खुद की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। मतलब अब यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो गया। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इस होल को भरने के लिए, रिक्त स्थान को, होल को भरने के लिए यहाँ पर कूद के आ गया। तो अब क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के खुद की जगह में अब क्या हुआ, कोटर बन गया। अब फिर वही होगा, चूंकि ये कोटर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या है इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर यहाँ आ गया। इस तरह लगातार क्या हो रहा है कि कोटर जो है इस तरह इस दिशा में सरकते जा रहे हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस दिशा में फ्लो होते जा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा और माइग्रेशन मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है, ये होल है और ये होल कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसी कारण इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरह हमने ठोसों के विद्युतीय गुण देख लिए। अब हम देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो ठोसों की चुंबकीय गुण क्या है, सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार की गति के कारण उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आपका अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्रण गति और दूसरा है आपका नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। तो होता क्या है कि जो भी पदार्थ है सभी क्या है, उनकी इकाई क्या है, परमाणु है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स मोशन करते हैं। फर्स्ट है आपका चक्रण गति, दूसरा है आपका घूर्णन गति। मतलब आप सौर मंडल का डायग्राम आप इमेज करिए, जिसमें क्या होता है, सेंटर में सन होता है और जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब जो हमारी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस मार्ग को हम कहते हैं कक्षा। ठीक, तो इस तरह उसकी गति को हम कहते हैं कक्षीय गति। उसी तरह साथ ही साथ पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर भी लगातार घूम रही है, रोटेट हो रही है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे की होती है, तभी दिन रात होते हैं। तो सेम उसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, जिसे हम उसकी कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अपने स्थान पे भी वो लगातार घूर्णन गति कर रहे हैं, जिसे हम उसका स्पिन कहते हैं। तो फलस्वरूप क्या होता है, इन दोनों गतियों के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटे अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इसी चुंबकीय व्यवहार के कारण क्या होता है कि जो पदार्थ है उनमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि सभी में एक जैसा ही चुंबकत्व होगा, सभी अलग अलग होते हैं। इसके पीछे रीज़न भी है, वो रीज़न भी हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है अनुचुंबकीय। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। ध्यान रखिएगा, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, ना कि बहुत ज़्यादा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकत्व का कारण एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अनुचुंबकीय में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी उसमें चुंबकत्व होता है।
चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इट मीन्स कि यदि हम कोई चुंबक पास में ला रहे हैं तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम कोई चुंबक हटा देते हैं या चुंबकीय पदार्थ हटा देते हैं, उसका जो चुंबकत्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर +3, आयरन +3, क्रोमियम +3। एग्जाम्पल के लिए आयरन देखते हैं। ये क्या है? सामान्य अवस्था है आयरन की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? +3, इट मीन्स ये फेरिक आयन बन चुका है। तो यहाँ पर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और एक हमारा D कक्षक का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया है। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं? सभी ऑर्बिटल्स में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह अब ये कैसा व्यवहार करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह, अर्थात अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। तो जिस भी परमाणु के ऑर्बिटल में आपको एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब समझ जाइए वो क्या है? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है? यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं और दुर्बल रूप से। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिचुंबकीय में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होता है? सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित नहीं होते, क्योंकि ये क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहे हैं। युग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। होता क्या है कि हम किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह दोनों का जो स्पिन है वो क्या होता है? एक का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उससे कैंसल आउट हो जाता है, अर्थात दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसी कारण जो इनका चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? वही चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापने की एक भौतिक राशि है, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसके बाद हम 3 टाइप्स और देखेंगे, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और लघु लौह चुंबकीय। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डोमेन के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बुक में आपके नहीं दिया है, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कारण क्या है, हम इस जो उसका एक टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे उसको हम पढ़ेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ आंतरिक रूप से कई चुंबकीय डोमेन प्रक्षेत्र में विभक्त होता है। प्रत्येक डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक होती है। इस डायग्राम से देखिए, ये एक हमारा चुंबकीय पदार्थ है। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में कई सारे परमाणु होते हैं और उनमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा एक ही हो। सबकी दिशाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस तरह होता क्या है कि जो हमारा पदार्थ है वो कई सारे भागों में बट जाता है। और भाग कैसे में बढ़ता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा सभी की एक होती है। इस तरह जैसे हम इस भाग को देख रहे हैं, इस प्रक्षेत्र को देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? सभी के इलेक्ट्रॉनों की दिशा बिल्कुल ऊपर की तरफ है। उसी तरह यदि हम इस वाले भाग को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? सभी की दिशा इस तरह अपवर्ड हो रही है। उसी तरह यदि इस वाले भाग को हम देखें तो सभी इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है? लेफ्ट साइड है। और यहाँ क्या है? सबकी दिशा डाउनवर्ड है। यहाँ पूरी तरीके से ये डाउनवर्ड है। तो इस तरह इन जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं इन्हें हम कहते हैं चुंबकीय डोमेन। तो डोमेन में होता क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक होती है। और सभी के सबकी दिशा भी एक नहीं है, सबकी दिशाएं क्या है? अलग अलग है। लेकिन प्रत्येक डोमेन में अगर हम देखें तो जितने भी उस डोमेन के इलेक्ट्रॉन है सभी की दिशाएं क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इस तरह इसे हम कहते हैं चुंबकीय डोमेन। अब होता क्या है कि
जब कोई चुंबक हम इस चुंबकीय पदार्थ के पास में ले आते हैं तो होगा क्या, इस तरह इस चुंबक के प्रभाव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सभी जो डोमेन के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा क्या है, बिल्कुल संरेखित हो जाती है। यहाँ देखिए, पहले ये क्या थे, बिल्कुल अलग अलग थे। सभी डोमेन की जो दिशाएं हैं वो क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन जैसे ही हमने इसके पास एक चुंबक रखा तो क्या देखते हैं, सभी की दिशा क्या हो गई, बिल्कुल एक हो गई और सभी क्या हो गए, संरेखित हो गए। इस डायग्राम से देखिए, यहाँ देखिए, ये सभी डोमेन हैं। जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला जो डोमेन है उसकी दिशा क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समानांतर हो गई, संरेखित हो गए सब। धीरे धीरे इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, देखिए अब मैक्सिमम सभी जो डोमेन है उनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बिल्कुल संरेखित हो गई। तो इस तरह इसको बताने का कारण ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो डोमेन है सभी की दिशाओं को, अब इस तरह सबके डोमेन के बारे में बताएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह हम एक गोले में एक इलेक्ट्रॉन की दिशा बता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस डोमेन के इलेक्ट्रॉनों को दिशा प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए ये डोमेन है तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो हम सिंबल बनाते हैं, जो आपकी बुक में भी है और जो आगे हम बनाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा ये डोमेन की दिशा बता रहा है। ये मात्र एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उस पूरे डोमेन के इलेक्ट्रॉनों की दिशा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं थर्ड हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक व संरेखन एक ही दिशा में होता है। अब होता क्या है इसमें कि एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और प्लस जो संरेखन है वो भी एक दिशा में होता है। तो इस कारण क्या है, ये जो भी हमारा चुंबकीय पदार्थ है उससे प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया डोमेन के बारे में, तो ये एक्चुअल में डोमेन की दिशा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो डोमेन है उनकी दिशा है। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी का जो संरेखन है एक ही दिशा में है, इस कारण इसका जो चुंबकत्व होगा वो बहुत अधिक होगा। इट मीन्स ये चुंबकीय पदार्थ से प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका वही आयरन, निकिल, कोबाल्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलौह चुंबकीय। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी सेम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और विपरीत दिशा में ये संरेखित है। इस कारण होगा क्या कि यहाँ देखिए, सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके डोमेन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो भी ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो जस्ट दूसरा वाला क्या है, उसके विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फलस्वरूप क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसल आउट कर देंगे। तो इस तरह जो हमारा प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो प्रतिलौह चुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। लास्ट है हमारा लघु लौह चुंबकीय। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान, ध्यान रखिएगा, असमान व विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, किंतु इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। अब इसको डायग्राम से हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे, उनकी संख्याएं क्या है, असमान है। ठीक, और सभी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ देखिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन से जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसे इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कैंसल कर दिया। उसी तरह इस वाले डोमेन से जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसे इस वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, कैंसल आउट कर दिया। अब बचा क्या हमारा, ये वाला।
अब चूंकि क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं असमान है और विपरीत है, इस कारण क्या हुआ, जितने विपरीत वाले थे वो तो क्या किए, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को शून्य कर दिए, लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला बच गया। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम जरूर होगा, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं, और हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+2, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हम किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। और इस तरह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठोसों के चुंबकीय गुण।